नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं महेंद्र सिंह। मेरे साथ हैं वात्सल्य राय। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, और सभी देखने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम। ये सुबह का हमारा कार्यक्रम है। अमूमन इतनी जल्दी सुबह हम लोग केवल चुनाव के दौरान मिल रहे थे, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि हमारे जो देखने वाले हैं, और मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने तमाम देखने वालों का। देश विदेश में हमें देखा जा रहा है, बड़ी अच्छी संख्या में देखा जा रहा है। कमेंट भी आप कर रहे हैं, हौसला हमारा बढ़ा रहे हैं, और अच्छी संख्या बढ़ रही है। और कई लोग इसमें से चाह रहे थे महेंद्र भाई कि हम सुबह सुबह बातें करें लोगों से कम सुर्खियां शेयर करें। कई सुझाव हमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ मिले हैं, क्योंकि एक जी। जमाना था जब आप दिन की शुरुआत आपकी अखबारों के साथ होती थी। वो जमाना बहुत पुराना नहीं है। हालांकि टेलीविजन आने के बाद अखबार पढ़ने वालों की संख्या कम हुई, और जब से स्मार्ट मोबाइल आ गए तब से तो स्मार्टफोन ने तो शायद दुनिया ही बदल दी। लोग सब कुछ, अखबार पढ़ना हो या खबरें पढ़ना हो, खबरें देखना हो, सब मोबाइल के जरिए होने लगा। लेकिन फिर भी अखबार बहुत सारे लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। और जब कोविड 19 आया, वो वायरस आया, तो उस वायरस ने भी अखबार पर बड़ी चोट की। जो अखबार जूझ रहे थे लोगों के घरों में दस्तक देने के लिए, सुबह का सलाम कहने के लिए, गुड मॉर्निंग कहने के लिए, सुप्रभात कहने के लिए, वो सारे अखबार कुछ वक्त के लिए तो रुक ही गए। क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि कोविड 19 के जरिए अखबार के साथ ही कोविड 19 वहां पहुंच ना जाए, वो जो वायरस था वो पहुंच ना जाए। तो दोबारा लेकिन बहुत सारे लोग अखबारों पर लौटे जब वायरस ठंडा पड़ा या उसको कंट्रोल किया गया। तमाम लोग फिट हुए, मुस्तैद हुए। लेकिन फिर भी एक अखबार से दूरी बन गई है, और हिंदुस्तान में अखबार की एक बड़ी अहमियत है। सर्कुलेशन भी महेंद्र भाई लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी एक पीढ़ी है जो अखबार से थोड़ी दूर होती जा रही है। बिल्कुल। और हम लोग उसी पीढ़ी को कुछ जो खबरें हैं सुबह सुबह की मॉर्निंग हेडलाइंस, हमारा ये कार्यक्रम है और इस पे हम लोग आपको वो जो सुर्खियां जो आप नहीं पढ़ पाए या जिनको आपने सरसरी निगाहों से पढ़ा लेकिन उसके अंदर की खबरें क्या हैं, वो सारी चीजें हम लोग आपको इसमें बताएंगे। और सबसे पहले तो आज 11 जुलाई है, विश्व पॉपुलेशन डे है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। और वात्सल जी, हम लोग पूरी दुनिया में अब हो गए हैं, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 8 अरब 12 करोड़ हो गई है। तो ये अब 8 अरब की दुनिया हो गई है। और भारत 144 करोड़ की आबादी वाला देश हो गया है। जो पॉपुलेशन ट्रैकर है वो हमें बता रहा है। तो आज इस पर तमाम सेलिब्रेशन भी होंगे। और इसके इस बार का जो थीम है पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल एक थीम रखता है, और इस बार का थीम है कि भाई पीछे किसी को मत छोड़ो, सबकी गिनती करो। तो कोई पीछे ना रह जाए, सबकी गिनती हो। और क्यों गिनती हो? क्योंकि फिर जो उनके वेलफेयर के लिए करना है, उनको सजग करना है, उनकी संसाधनों का जो सदुपयोग हो सके, इस वजह से सबकी गिनती जरूरी है, जिससे कि कोई पीछे रह ना जाए। तो इसको अखबारों ने बड़ी प्राथमिकता से छापा है। दैनिक भास्कर ने इसको असल जी पूरा सेंटर पेज पे बड़ा एक हाफ पेज पे छापा है। और मैं आपको अगर बताऊं तो ये खबर मैं बताने एडिट पेज में है, और बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से अब समाज में बदलाव हो रहे हैं, जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण पर काम चल रहा है। 4 संकेत इन्होंने कहा है कि प्रजनन और वृद्धि दर में कमी जैसे 4 संकेत जो बताते हैं जनसंख्या विस्फोट के खतरों से बाहर आ रहा है भारत। क्योंकि भारत की आबादी को लेकर के बहुत ज्यादा बातें होती हैं कि किस तरीके से भारत की आबादी बढ़ रही है, और हम लोग 144 करोड़ हो ही गए। तो आबादी में अब जो है ये बढ़ोतरी कम हो रही है। उसके इन्होंने कहा कि 4 संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि वृद्धि दर जो है वो, देश की जनसंख्या की वृद्धि दर विश्व के लगभग समान हो गई है, यानी कि हम थोड़ा सा डाउन हुए हैं। परिवारों का आकार, ये कह रहे हैं देश में बढ़ रही है छोटे परिवारों की संख्या, यानी कि अब कोई सिंगल चाइल्ड या डबल, 2 बच्चों से ज्यादा अब इस तरीके की चीजें नहीं आ रही। फर्टिलिटी रेट जो कह रहे हैं कि 25 सालों में मात्र 1.29 रह जाएगी प्रजनन दर। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
जन्म और मृत्यु में अंतर आ रहा है। उम्र बढ़ने के साथ जन्म मृत्यु दर बढ़ेगी। लिंगानुपात के मामले में दक्षिण के राज्य बेहतर हैं। इस तरीके की खबर छापी है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि जो भारतीय आबादी का जो दुनिया में प्रभाव है, एक आंकड़ा इन्होंने भी दिया है कि देश के बाहर 3.54 करोड़ भारतीय हैं और कनाडा जाने वालों में 326% की बढ़ोतरी हुई है। अ, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आज के लिए। जनसंख्या जिस तरीके से विश्व जनसंख्या दिवस है और चिंता जताई जा रही है क्योंकि रिसोर्सेज कम है, जनसंख्या ज्यादा है, गरीबी होती है, इससे बेरोजगारी होती है। तो इस खबर को तमाम अखबारों ने एडिट पेज पे जगह दी है और इस बार के जो आंकड़े हैं उससे एक संतोष मिल रहा है कि अब जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे आने वाले 50 सालों में कम होती जाएगी और इससे राहत की एक उम्मीद बनती है। वत्सल जी, आपके पास क्या बड़ी खबर है आप जो देख रहे हैं? जी, मैं थोड़ा सा इस आबादी वाले मुद्दे पर ही बोलना चाहूंगा महेंद्र भाई। खबरें तो काफी सारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते के हक के लेकर, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस आबादी वाले मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि दुनिया की आबादी, जैसा आपने बताया कि 8 अरब के पार चली गई है, और ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग 20वीं सदी के आखिरी दशकों में पैदा हुए हैं उन्हें मालूम था कि आबादी का क्या स्थिति होने वाली है, संसाधनों की क्या स्थिति है। और आबादी नियंत्रण के प्रयास भी कई सालों से शुरू हो गए, और आज उसका शोर भी इतना सुनाई नहीं देता, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग शिक्षा के प्रसार से के साथ जागरूक हुए हैं और आबादी नियंत्रण में आने लगी है। लेकिन मैं ये जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि हम संख्या में कितने हैं, दुनिया इसको देख रही है, और ये भारत का एक मैन पावर के मामले में एक बहुत गर्व की बात भी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं आज भी, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष उतने पोषित नहीं है, कुपोषित हैं। स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता, आबादी आप नियंत्रण करें, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो नंबर्स रहे, जो लोग रहे, वो स्वस्थ भी रहे। स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ आबादी रहती है तो भारत सबसे युवा देश है, युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और ये देश के लिए जरूरी है कि आप जितने हेल्दी रहेंगे, आपका देश उतना प्रगति करेगा। ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, और दुनिया की नजर भी इसीलिए भारत की तरफ रहती है कि भारत के पास लोगों के रूप में एक बड़ा बाजार है। और ये आज की तारीख में हमारी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। उसके साथ साथ लोगों की हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आबादी भी ज्यादा हो और उसका बड़ा हिस्सा बीमार हो तो वो देश की तस्वीर को अच्छा नहीं बनाएगा महेंद्र भाई। तो एक मैं ये छोटी सी बात कहना चाह रहा था यहाँ पर। बिल्कुल। और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल तो आप जानते ही हैं और इसीलिए कहा जाता है कि पॉपुलेशन थोड़ी कम हो तो कम पॉपुलेशन होगी तो स्वास्थ्य सेवाएं और तमाम जो संसाधन है वो जो चरमरा जाती है व्यवस्थाएं, ये नहीं होंगी। क्योंकि हम अभी लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं और लेबर वाला देश बनने का कोई मतलब नहीं है। एक बड़ा फैसला आया है तलाकशुदा महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते का। दैनिक भास्कर ने लिखा है ये भी कबूल करो। अ, अब वक्त आ गया है जब भारतीय पुरुष पत्नी का त्याग पहचाने, संयुक्त खाता खोले। ये एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हित में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो गई है, के तहत अदालतों में याचिका दायर कर तलाकशुदा पति से भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। ये फैसला मोहम्मद अब्दुल समद द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। ये वात्सल जी बड़ा फैसला है क्योंकि जब राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था और वो उसी धारा 125 के तहत तब भी आदेश आया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की आज कल और उन्होंने कहा कि ये सभी धर्मों के लिए, ये धर्मनिरपेक्ष
धारा है और फैसला है इनके बिल्कुल। और सारे अखबारों में महेंद्र हाँ जी लगभग हेडिंग यही है। ज्यादातर अखबारों ने इस खबर को, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की आप बात कर रहे थे, तो आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन उनका नियंत्रण बहुतेरे मामलों में, जो कि देखा भी जाता है, पुरुषों के हाथ में है। और ये एक चिंता का मामला रहता है। और सुप्रीम कोर्ट जैसा न्याय के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, उसी भावना के अनुरूप वो फैसला है। तेलंगाना के हैं समद, जिनका आपने जिक्र किया, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। और ज्यादातर अखबारों ने जो हेडिंग दी है वो यही है कि महिलाओं का त्याग पहचाने पुरुष। और बल्कि कुछ अखबारों में मैं देख रहा हूं कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुरुष पत्नी को अपने एटीएम का एक्सेस दें। ये बिल्कुल व्यवस्था की बात है, केवल ये गुजारे भत्ते से ज्यादा मुझे आदेश ये नजर आता है। ये एक जो वो कर रही है महिलाएं, आपके लिए कर रही हैं, आपके परिवार के लिए कर रही हैं, उसको आपको सहानुभूति से देखने का देखना चाहिए। और उनको वो जो उनका अधिकार है वाजिब, वो मिलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा फैसला है। और सारे अखबारों ने, ज्यादातर अखबार जितने मैंने देखे, कम से कम 3-4 अखबार मैंने देखे, तो उनमें ये लीड स्टोरी है। बिल्कुल। और भारतीय समाज इस तरीके का है, और भारतीय क्या पूरी दुनिया में जिस तरीके का समाज है महिलाओं के अधिकारों को, ऐसा लगता है कि पुरुष उनके अधिकारों को लिए हुए हैं और वो अधिकार भारतीय महिलाओं को देते हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए। देने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उनका अधिकार है वो आपसे क्यों अधिकार मांगे, मांगने का कोई मतलब नहीं है। तो वो अधिकार है, वो आपकी ही तरह इस दुनिया में है। जिस तरीके से आप हैं, तो सारे संसाधनों में उतना ही बराबरी का हक उनका भी है जितना आपका है। शादी हुई, शादी दो लोगों के बीच होती है, तो इसका ये मतलब नहीं कोई छोटा है और कोई बड़ा है। इसलिए हक दोनों के समान है और वो दोनों के समान हक मिलने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तारीफ के काबिल है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके के और महिलाओं के हकों के इक्वलिटी की बात अगर करे, तो निश्चित तौर पर समाज पे और सरकारें उसको लागू करेंगी। धीरे धीरे बदलाव आएगा, लेकिन ये आएगा। और ये होना जरूरी है, क्योंकि कोई किसी को अधिकार दे, इसके बजाय वो अधिकार है उनका, उस पर देने वाली बात ही नहीं है, उनको अधिकार है। शिक्षा में कम पीछे रह गई महिलाएं, अब जागरूकता आ रही है, आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। दूसरा, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए। सबसे बड़ा संदेश विश्व शांति। ये प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रिया पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि बुद्ध, हमने बुद्ध, भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, कई बार वो बोल चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा संदेश है, और इसको अखबारों ने प्राथमिकता दी है। अखबारों ने फ्रंट पेज पे इसे छापा है। और ये समझना चाहिए कि ये देश बुद्ध का भी है, ये देश जो है। और दुनिया में जब हम जाते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, तो बुद्ध की बात करते हैं। और बुद्ध जो है, हिंदुस्तान में जब हम लौटते हैं, तो बुद्ध को भूल जाते हैं। तब हम एक दूसरे से युद्ध की बात करने लगते हैं आपस में। लेकिन ये देश बुद्ध का है, और विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। वात्सल जी, बुद्ध पर प्रधानमंत्री कई सालों से बोल रहे हैं। जब विदेश जाते हैं, तो बुद्ध बहुत याद आते हैं उन्हें, महात्मा गांधी याद आते हैं उन्हें। लेकिन जब हिंदुस्तान में देखते हैं, तो तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसे समाजों के बीच में भेदभाव कह लीजिए, या वायलेंस घटनाएं होती हैं। और या फिर लगातार हिंदुस्तान में मतलब बुद्ध बौद्ध धर्म मानने वाले जो लोग भी हैं, उनको भी बड़ा इग्नोर किया जाता है। बुद्ध ने जो धर्म जी दिया, देखिए, बुद्ध को उसको आप भी बहुत। कोई भी दुनिया में, महेंद्र भाई, मैं ये कहूंगा कि बुद्ध को तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे बात युद्ध की हो या बिना युद्ध की बात हो। आप बुद्ध को इग्नोर नहीं कर सकते। बुद्ध आए, गांधी आए, वो बुद्ध की जो परंपरा है बहुत बड़ी परंपरा है। वो दिलों में बैठे हैं, बहुत बड़ा एक तबका है। आप भारत में रहें, भारत के बाहर रहें, और भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा
बुद्ध हैं, उनका दर्शन है, उनके विचार हैं, उनकी सोच है। और जब भी बाहर से भी जब डिग्नेटरीज आते हैं तो दिल्ली में आते हैं, तो यहाँ के बुद्धा पार्क में जापान के प्राइम मिनिस्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। और बाकी बुद्धा सर्किट जो बना हुआ है सारनाथ से लेकर और बोध गया, वहाँ लगातार बड़े बड़े डिग्नेटरीज आते जाते हैं ही। और लेकिन बुद्ध का जो दर्शन है वो उससे, उनके दर्शन करने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। और जैसा वो ये दर्शन देखने को मिलता नहीं है हिंदुस्तान में, आप देखोगे वो दर्शन देखिए केवल सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि मध्यम अगर मार्ग आप केवल सोने का है। पॉलिटिकल व्यू को देखोगे तो शायद वो दर्शन आपको लगेगा कि नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, चाहे आप तिब्बत के दलाई पॉलिटिकल लामा हैं। पॉइंट को ही, नहीं, पॉलिटिकल पॉइंट पॉलिटिकल को ही तौर पर तो लोग अपनी सहूलियत और सुविधा के हिसाब से दाएं बाएं आते जाते हैं। और क्योंकि एक जब पॉलिटिकल, आज की बात नहीं है, हम लोग तो नागपुर गए थे, मैं और आप, और डॉक्टर आम्बेडकर की दीक्षा भूमि पर भी गए थे। तो वो भी बुद्धम शरणम गच्छामि, वो उसी मार्ग पर चले। और उनको मानने वाले करोड़ों करोड़ लोग भारत में हैं। अलग अलग दलों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, वो सुविधाओं के हिसाब से काम करती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी, केवल अपना देश नहीं, दुनिया का कोई भी देश महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी, इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ सकता है। क्योंकि बुद्ध और गांधी का जो दर्शन है, जो परंपरा है, जो कड़ी है, आप जब युद्ध में जाकर लोगों को यही सिद्धांत देने का प्रयास करते हैं, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि कोई भी समय युद्ध का समय नहीं है। और जो आज 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा हम पार कर चुके हैं, और यूथ है, और तमाम तरह के अलग अलग वार हैं, मतलब केवल आज मैदान पे नहीं लड़े जा रहे हैं, कंप्यूटर पे भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सोशल मीडिया पे भी लड़ी जा रही हैं, तकनीक से भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको बदलने में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा, उनके दर्शन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और आप सही कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक स्तर से अ, इसकी शुरुआत हो, जिस तरह से तमाम दौरों पर या बाहर से आने वाले नेताओं के बीच में उनको याद किया जाता है, अगर शीर्ष के लोग पहले से भी याद करें तो वो अपने आप दुनिया की एक तस्वीर बदलने लगेगी, भारत की तस्वीर बदलने लगेगी, समाज की तस्वीर बदलने लगेगी। मुझे मुझे याद नहीं आता है कि जब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में भाषण दे रहे होते हैं तो कभी वो बुद्ध की बात करते हो, शांति की बात करते हो। प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं तो जरूर गांधी और बुद्ध याद आते हैं। नहीं महेंद्र भाई, जब मैंने कई बार प्राइम मिनिस्टर को देखा है, और जैसे मैंने आपको बताया भी कि जापान के पीएम आए थे, उनको वो लेकर गए, तमाम ऐसे कार्यक्रमों में वो शरीक हुए हैं। जापान के पीएम को तो लेके जाएंगे क्योंकि जापान में बुद्ध धर्म है। नहीं, लेकिन जापान में जो मैं आप केवल ईस्ट व्यक्ति विशेष की बात ईस्ट नहीं करना चाहूंगा। और प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं, मेरी अपनी नजर जो है, जितना मैंने देखा और सुना है, चुनावी समय को छोड़ दिया जाए, तो बातें उनकी हमेशा उस तरह से होती है जो आप सुनना चाहते हैं। वो सुनने वाली बातें करते हैं। और भगवान बुद्ध के दर्शन को, मान लीजिए एक नेता अगर बात ना भी करे, मैं तो ये भी कह रहा हूं, लेकिन बुद्ध की जो अहमियत इस दुनिया के लिए है, उसको कोई आदमी अनदेखा नहीं कर सकता। मैं ये जोड़ना चाहूंगा बस इसी 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 प्रसंग में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि जब वो यूक्रेन के युद्ध की बात कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने विश्व शांति की बात रूस को भी बताई, यूक्रेन को भी बताई, और ऑस्ट्रिया में भी बता रहे हैं कि भाई युद्ध से कोई मसला हल नहीं होता है, शांति की बात कीजिए। और भारत जो है शांति का देश रहा है, महात्मा गांधी रहे हों या बुद्ध रहे हों, ये उसी परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। वरना दुनिया में तो लड़ाइयां ही चल रही हैं, दुनिया में तो कभी ये इजराइल में लड़ाई, कभी यूक्रेन में लड़ाई, कभी यहाँ। यानी कि अ, अगर फिलॉसफी बुद्ध की माने दुनिया तो युद्ध ना हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह युद्ध, और युद्ध का सामान की कारोबारी पूरी दुनिया में जो सबसे अमीर देश है वो युद्ध के कारोबारी हैं। अमेरिका ले लीजिए, रूस ले लीजिए, ये इतना बड़ा कारोबार है युद्ध का, सामान बेचते हैं। तो बुद्ध को लोग अगर माने तो ये युद्ध का कारोबार बंद हो जाए और फिर शांति आए। और ये प्रधानमंत्री का संदेश ये कई मायने में इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है कि हम विश्व शांति की बात करें। और शायद इसीलिए, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर हम अपने देश में भी बुद्ध के विचारों को, जो मध्यम मार्ग की बात करते हुए, मैं बात मध्यम मार्ग की कह रहा था, बहुत उनकी फिलॉसफी बहुत लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन बुद्ध की, क्योंकि बुद्ध
तो फिर ईश्वर तक जाते हैं, तमाम चीजें हैं उनकी। लेकिन मध्यम मार्ग जो उनका वो है। अब आप देखिए कि जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी विपक्ष में है, या और एक जो पार्टियां हैं वो लेफ्ट राइट सोशलिस्ट, ये सब तमाम तरीके के धड़ों में बटे हुए हैं। ऐसे ही पॉपुलेशन भी, समाज भी बटा हुआ है, कट्टरता की तरफ जाता है। कभी इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं जो दोनों तरफ की कट्टरता की बात करते हैं। अगर बुद्ध के संदेश को समाज में ये पॉलिटिशियन बड़े लोग बार बार दोहराएं कि नहीं, मध्यम मार्ग में चलो, शांति से चलो, एक दूसरे से कोई टकरावट नहीं है, तो भारतीय समाज को, कंसर्न भारत को भारतीय समाज को ठीक करने का है, तो भारतीय समाज ठीक हो सकता है। ये भी एक कंसर्न है देखिए मेरा महेंद्र भाई, हमारा। मैं इसमें ये कहूंगा, ये आपका कंसर्न अपनी जगह सही है, लेकिन ये कंसर्न वैसे ही नेता दूर कर सकते हैं जैसे महात्मा गांधी थे। आज बिल्कुल नेताओं के क्या उद्देश्य है, क्या योजना है, क्या इरादे हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। यूथ क्या पसंद करता है, प्रीचिंग देने वाले कई हैं भगवान बुद्ध की, लेकिन जो लोगों को चाहिए, अर्ली ग्रोथ चाहिए, कंपटीशन चाहिए, कट थ्रोट कंपटीशन है। मैनेजमेंट वाले जो है आपको सिखाते हैं, दूसरे को पिछाड़ना सिखाते हैं। कल हम लोग मैच की बात कर रहे थे, एक ओपनिंग स्लॉट में चार चार लोग बैठे हुए हैं। आज आपकी कामयाबी, आपके मन की शांति, आपके मध्यम मार्ग से नहीं मिल रही है। आज आपको कामयाब होते हुए लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए तमाम लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, निराशा, बाकी दिक्कतें आ रही हैं। और और जो इसीलिए नेता मैं हैं वो उसी आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं, आज एक जमाना जब था, हम अपने बचपन में थे, क्लासेस में पढ़ाया जाता था, तब महात्मा बुद्ध कहा जाता था, बाद में भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। मैं उन संबोधनों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा बहुत सारे लोग मध्यम मार्गी थे, लेकिन आज मध्यम मार्गी नहीं है। जब से जॉर्ज बुश ने एक फेमस अपना कोट बोला, जिसे पंच लाइन आजकल के जमाने में कहा जाता है, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, यानी कोई लाइन ही नहीं छोड़ा गया है, या तो आप हमारे साथ हैं या आप दूसरी तरफ हैं। तो ये चीज नहीं हो सकती। इस लाइन ने 21वीं सदी के अंदर बहुत हद तक मध्यम मार्ग को मिटाने का काम किया। और आज, पहले हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दुनिया में जाएं, यहाँ आए, हमारे नेता कहते हैं, हमारी जनता कहती है, बाकी लोग कहते हैं कि दुनिया हमारी तरफ देखती है, लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं? पहले हम अंग्रेजों की तरफ देखते रहे, लंदन इंग्लैंड की तरफ देखते रहे, आज हम अमेरिका को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका का हासिल क्या है? अमेरिका का हासिल यही है कि कभी अफगानिस्तान पर उन्होंने अपनी सेना भेज के बम बरसाए, कभी इराक पर, कभी आज वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को उन्होंने उकसाया कि रशिया के खिलाफ खड़े हो जाओ। पूरी दुनिया के, अगर उस दुनिया की हम व्यवस्थाओं में देखें, तो हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हम हथियार के बहुत बड़े खरीदार हैं। इसलिए चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, रशिया हो, रशिया तो आज भी हमें 50% हथियारों की सप्लाई करता है। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं कि पैसा रशिया लेके बैठा हुआ है, हमारी आपूर्ति कर नहीं रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये पूछा? ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब का सवाल है। तो ये और हमारे साथ क्या है कि हमें क्या डर दिखाया जाता है कि आपकी एक तरफ चीन बैठा है। चीन बुद्ध के ही दर्शन को मानता है, लेकिन क्या चीन बुद्ध के दर्शन को मानता है? और बुद्ध का दर्शन कम से कम ये नहीं है कि आप जिस तरह से वो अपना विस्तारवादी नीति अपना रहा है, जैसे उसने कोविड के दौरान सप्लाई चेन को बाधित किया या अलग अलग मौकों पर किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान और चाइना को भारत के लिए खतरा बताया जाता है, इसीलिए हथियार हमें बेचे जाते हैं, इसीलिए हवाई जहाज, लड़ाकू विमान हमें बेचे जाते हैं। हम बुद्ध का देश है, बराबर में जापान से लेके, चाइना से लेके, सारे बुद्ध को मानने वाले देश हैं, लेकिन कथनी करनी में अंतर है। एक बहुत जमाने पहले मैंने कहानी सुनी थी, मैं बस थोड़ा सा शेयर कर देना चाह रहा हूँ कि जापान में एक व्यक्ति की, भाई एक भारतीय की बात हुई किसी भगवान बुद्ध को मानने वाले जापानी व्यक्ति से। तो उसने कहा कि भाई, आप तो अहिंसावादी लोग हो, आप तो हमारे देश को मानते हो, आप अगर हम आप पर आक्रमण करेंगे तो आप कुछ नहीं करोगे। तो वो व्यक्ति, मतलब वो दौर थोड़ा पहले का दौर था जब जापानी बिल्कुल दूर नहीं थे। तो उस व्यक्ति ने आंसर दिया कि भाई, हमारे यहाँ जितनी भी बुद्ध की मूर्तियां हैं, हम उन्हें पिघला के गोलियां बनाएंगे, लेकिन अपने देश की रक्षा जरूर करेंगे। तो देश की रक्षा का भाव जब आ जाता है, तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध का दर्शन भी थोड़ा पीछे चला जाता है। इस भाव को जब बदलने की कोशिश की जाएगी, तभी सही मायने में मुझे लगता है कि बुद्ध का दर्शन आगे जा सकता है, महेंद्र भाई।
बिल्कुल। और बुद्ध इक्वलिटी की बात करते हो, और आपने जो युवाओं की बात कही थी, और जिस लीडर्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आप अपना करके दिखाओ, तो एक खबर है जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है। द्रविड़ ने 2.5 करोड़ का अतिरिक्त बोनस ठुकराया। अब इस खबर के अंदर खबर ये है कि जो 1.25 करोड़ का, जो जो 1.25 करोड़ का बीसीसीआई ने बोनस घोषित किया था, उसमें हेड कोच को 5 करोड़ मिलने थे, यानी राहुल द्रविड़ साहब को, और बाकी जो कोचेज हैं, सहायक कोचेज हैं और तमाम अलग अलग कोच, उनको 2.5 2.5 करोड़ मिलना था। द्रविड़ साहब ने कहा कि नहीं, हम सबको इक्वल दीजिए, और इसलिए मैं भी 2.5 करोड़ ही लूंगा, 2.5 करोड़ नहीं लूंगा। ये जो दर्शन है, ये जो लीडर वही है जो खुद करके दिखाए। तो आज भी ऐसे लोग हैं। ये बुद्ध की फिलॉसफी है, भले ये बुद्ध को माने ही नहीं, मतलब फिलॉसफी जिसको कहते हैं ना, वो किसी की अपनी नहीं होती। तो वो ये चीज, ये इक्वलिटी की बात है। ये चीज कुछ आप छोड़ते हो, त्याग करते हो, और उसको करके दिखाते हो। तो राहुल द्रविड़ साहब ने, और ये खबर भी अखबारों में बड़ी प्रमुखता से नहीं, ये है। हमारा दर्शन सिखाता ही है, मुखिया मुख सो चाहिए, हाँ, खान पान सो एक, यानी मुंह आपका खाता है और सारे अंगों को बराबर का हिस्सा देता है, तो लीडर को तो एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। और ये वो देश है, भगवान बुद्ध की कहानी आप देखें, भगवान राम की कहानी आप देखें। भगवान राम तो त्याग की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है, जिनका राज्याभिषेक होने वाला था और माता के एक वचन को रखने के लिए वो 14 साल के लिए वनवास चले गए। तो ये त्याग का देश रहा है। दधीची की कहानी सुनाई जाती है, जिन्होंने इंद्र को वज्र बनाने के लिए, वो युद्ध के लिए वज्र चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। तो राहुल द्रविड़ निश्चित तौर पर जब भी खेलते रहे तो एक बड़े प्लेयर रहे, इसीलिए क्योंकि वो रन भी बनाते थे और अपने दिल से, या वो जो करते थे वो भी एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा पेश करते थे। महेंद्र भाई, एक दुखद खबर भी सारे अखबारों ने पहले पन्ने पे दी है, और आपके गृह नगर के आसपास एक टैंकर से बस का एक्सीडेंट हुआ और उसमें जी। 18 लोगों की मौत हो गई। और जिस एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना हुई उसे भारत का सबसे सुरक्षित एक्सप्रेसवे बताया जाता है। और इसको लेकर अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं। और उन्होंने पूछा कि ये जांच का विषय है कि एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था होते हुए भी कोई वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ा था। वो टैंकर के लिए सवाल कर रहे हैं। लखनऊ रेंज के आईजी प्रशांत कुमार की भी बात अखबारों ने छापी है, जिन्होंने बताया है कि दोपहर 1 बजे शिवहर से दिल्ली के लिए बस चली थी और रात करीब 11:30 बजे यात्रियों ने खाना खाया, वो रोकी गई बस। और हादसे में जब बच गए एक व्यक्ति ने, फिरोजाबाद और कन्नौज के यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर बहुत स्पीड से चल रहा था, जो कि नॉर्मली एक्सप्रेसवे पर एक स्पीड लिमिट होती है, शायद वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। और यात्रियों ने कई बार उस ड्राइवर को टोका भी था, क्योंकि कई बार ये ड्राइवर्स, इनका एक टाइम होता है उसको मेकअप करने के लिए, और एक्सप्रेसवे इतना अच्छा बना हुआ है कि वहाँ तेज गाड़ी चलाने में उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो स्पीड लिमिट्स बनाई जाती हैं वो शायद इसीलिए बनाई जाती हैं कि अगर आपकी गाड़ी नियंत्रित हो सके, अगर इस तरह की कोई चीज सामने, ऑब्जेक्ट आपके आ जाता है, जिस तरह से ये टैंकर खड़ा हुआ था। तो एक बहुत दुखद घटना है ये। 18 लोगों की मौत हुई, 19 लोग घायल हुए, और इसे भी तमाम अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और इस पे एक और खबर में साथ में है कि भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मामला है। इस बस की ना तो परमिट थी, ना इस बस के जो एड्रेस मिले हैं तमाम जगहों पे, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के, वो भी फर्जी पाए गए हैं। अब आप देखिए इंटर स्टेट माफिया किस तरीके से काम कर रहा है, कि कितने कितने चेक पोस्ट पड़े होंगे, कितने टोल पड़े, कितनी जगहों पे गाड़ियों का ये एक्सप्रेस वे पे चल रही है, कोई गांव देहात में नहीं। ये इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, इसके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं, इसके पास का बीमा नहीं, बावजूद इसके ये बस दिल्ली से बिहार दौड़ रही है। तो ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। इस पर भी एक और मामला है, चल जी, दैनिक भास्कर ने इसको अंदर के पेज में बड़ी खबर बनाया है। किसानों को दिल्ली जाने से रोक नहीं सकते, 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलें। ये कोर्ट कह रहा, हाई कोर्ट का आदेश है। राज्य को जाग जाना चाहिए, बॉर्डर हमेशा बंद नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ा मामला है, जो हक की बात है, जो किसान कह रहे थे कि क्या हम दिल्ली तक नहीं जा सकते, अपनी राजधानी नहीं जा सकते, क्या हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं, हमें रोक दिया जाता है। और कई महीनों से शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए थे किसान। तो इसमें पंजाब एवं हरियाणा
हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड्स 1 हफ्ते के अंदर हटाने के आदेश दिए हैं। जी, ये हाई कोर्ट में एक वकील साहब पहुंचे थे, वासु ये रंजन शांडिल्य, उन्होंने याचिका दाखिल की। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो उनको भी ये बता देना ठीक होगा, जब किसान आंदोलन इलेक्शन के पहले हो रहा था तो उस समय वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे जिससे किसान दिल्ली की तरफ ना आ सके। ये उसके बाद भी दोबारा जब खोल दिया गया था, जब दोबारा किसान आए हैं पंजाब से, तो उनको रोकने के लिए फिर ये पूरा हाईवे, पूरा बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। तो काफी किसान बैठे हुए थे, पंजाब से आए हुए किसान इस रोड के चारों तरफ, और उस हाईवे को रोक दिया था, जी, रेल को पांच भी रोक महीने दिया पहले था। जो किसानों ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ आएंगे, उस समय ये किया गया था और उसके बाद से ये बंद है। और तो तमाम लोग। कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, वर्दी वालों को डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके के आर्गुमेंट दिए जा रहे थे कि वायलेंस कर देंगे और तमाम चीजें हैं, तो उन्होंने उस चीज को एक तरीके से गंभीरता से लिया और कहा है कि खोलिए दरवाजे। और ये वाकई ये हक की बात है, किसान है जिसे अन्नदाता कहते हैं, जब मुसीबत आती है तो जय जवान जय किसान बोलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा दिल्ली से चलता है। दिल्ली में जहाँ पे लोग ठाठ बाट से रह रहे हैं, जो लोग ये नारा देते हैं जय जवान जय किसान, यानी मरना हो तो जय जवान याद आ रहा हो, जब खाने की कमी हो तो जय किसान याद आ रहा है, लेकिन उनको दिल्ली जाने का रास्ता नहीं देते हैं। कई 1 साल तक आंदोलन चला था तो उनको भी दिल्ली जाने का नहीं दिया गया था मौका। तो ये भी एक खबर, बड़ी खबर है, ये राहत वाली खबर है। जिस तरीके से कोर्ट ने इसको इंटरफेयर किया है। इसके अलावा आप और कोई खबर बताना चाह रहे हो, जो प्रमुख खबर आपकी नजर में हो जी, अफसल जी? खबरें तो महेंद्र भाई कई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब समय भी काफी ज्यादा हो गया है। एक खबर वो BMW हिट एंड रन केस वाले मामले से है, कि जो अभियुक्त हैं उनके पिता को पार्टी ने निकाल दिया है। जो शिंदे साहब की पार्टी में बताया जा रहा था कि वो उपनेता थे। तो इस तरह की कई सारी खबरें हैं, और एक काम की खबर चलते चलते मैं बता देना चाहता हूँ कि जी दिल्ली में बिजली का बिल 9% तक बढ़ गया है। बहुत से लोगों को इंप्रेशन है कि दिल्ली में बिजली फ्री है, लेकिन वहां भी बिल आते हैं। और अभी लगभग 9% का वो बढ़ोतरी हो गई है। यानी थोड़ा बिजली का करंट लगेगा, कम से कम बिल का मामला जब बिल देखने का मौका आएगा। जी महेंद्र भाई। जी हाँ, वहाँ एक लिमिट है, शायद 200 यूनिट तक लिमिट है महीने में। अगर इतना बिल आता है तो जीरो रहेगा, इसके ऊपर अगर है तो बिल देना पड़ेगा। और उन्हीं का जो बिल बढ़ा होगा, जो यूनिट एक लिमिट दी है, उस लिमिट से ऊपर, क्योंकि उस लिमिट तक तो जीरो ही आता है बिल, और उस पे लाखों के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक आज की जो प्रमुख खबरें थी, हमने और वात्सल जी ने आपके साथ डिस्कस की। अ, कल फिर हम लोग मिलेंगे और इसी तरीके से जो प्रमुख हेडलाइंस हैं, मॉर्निंग हेडलाइंस में हम लोग मिलेंगे, मुलाकात होगी। आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस शो में इतना ही। वात्सल जी, शुक्रिया आपका। और जी, दर्शकों धन्यवाद से, महेंद्र भाई। जी, दर्शकों से कहेंगे कि आप लोकल हेडलाइंस देखते रहिए। यहाँ पर आपको तमाम आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो आप जरूर देखिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।